नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये ऐसे दो नाम हैं जिनके चर्चे हर जगह हैं। पीएम मोदी जहां देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश में लगे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यूपी को अपराध मुक्त बनाने में जुटे हुए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। पीएम मोदी और सीएम योगी ये ऐसे दो नाम हैं जिनके चर्चे हर ओर हैं। पीएम मोदी जहां देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश में लगे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी को अपराध मुक्त बनाने में जुटे हैं। सीएम योगी अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान करते नहीं थकते। ऐसे में जब पीएम गोरखपुर पहुंचेंगे तो सभी की नजरें वहीं टिकी होंगी। दरअसल 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचेंगे और यहां वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। इसको देखते हुए गोरखपुर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। मालूम है माननीय प्रधानमंत्री जी का गोरखपुर भ्रमण प्रस्तावित है आगामी 7 तारीख को, आने वाले 7 तारीख को। उसी की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मैं और डीजीपी साहब, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं उनके साथ हम लोगों ने गीता प्रेस का और ये दूसरा कार्यक्रम जो यहाँ गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे जो प्रस्तावित है उसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ आए थे। और अभी हम लोगों ने सड़क मार्ग से पूरे शहर का दौरा किया है, जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी जिन जिन मार्गों पे जाएंगे और वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से सभी प्रकार की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। बता दें कि देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लखनऊ से अयोध्या होकर गोरखपुर तक की दूरी मात्र 4 घंटे 10 मिनट में तय करेगी। आज वंदे भारत ट्रेन का पहला स्पीड ट्रायल किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस लखनऊ से अयोध्या होकर गोरखपुर तक चलेगी। इसका गोरखपुर से बाय अयोध्या होते हुए लखनऊ जाएगा और फिर उसके बाद शाम को 19:25 पे ये चल देगी गोरखपुर और 23:25 पे आ जाएगी। इसकी स्पीड क्या होगी ट्रायल के दौरान? इसकी स्पीड तो अभी अपने ट्रायल के दौरान जितनी सेक्शनल स्पीड है 110 है हमारी गोरखपुर से अयोध्या तक, उसके बाद अयोध्या से लखनऊ तक 100 है। तो वंदे भारत ट्रेन की स्पीड हाईएस्ट स्पीड कितनी है? हाईएस्ट स्पीड जो है इसकी 160 है। सर, इस ट्रेन के बारे में कुछ खासियत बताएंगे, क्या है ये ट्रेन हमारी, पहली बात तो हमारी मेक इन इंडिया, हमारे भारत की बनी हुई ट्रेन है और कम खर्चे में बनी हुई है और बेहद सुरक्षित और सुसज्जित ट्रेन है। भारत की पहली बहुत अच्छी ट्रेन है और लोगों को बहुत भा भी रही है। समय भी इसमें कम लग रहा है और सारी सुविधाओं से सुसज्जित है। अन्य ट्रेनों की बात किया तो फैसिलिटीज इसमें क्या क्या है? अन्य ट्रेनों की बात की जाए तो इसमें फैसिलिटी, पहली बात तो जो है कम समय में आपको यात्रा तय करा रही है और सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छी है। और ये क्या कहते हैं, खाने पीने की चीज़ें और लैपटॉप, मोबाइल चार्जिंग, सारी चीज़ें, वाईफाई सुविधा और सारी व्यवस्था इसमें एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन, इंटरनेशनल ट्रेन के समतुल्य हैं। तो आज ट्रायल पे आप जा रहे हैं, लोग कैसा लग रहा है आप लोग को? गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज, और आज हमारे लिए बड़े दिन के बराबर है। ये अच्छा महसूस हो रहा है। अभी इसके रूट को लेकर कुछ आया है सर, किस रूट पर चलेगी? हाँ, ये गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ, लखनऊ से फिर प्रयागराज, 3 धार्मिक स्थलों को टच करना है। गोरखपुर हुआ, अयोध्या हुआ, फिर उसके बाद प्रयागराज। पूर्वोत्तर रेलवे को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन का आज ट्रायल किया जा रहा है गोरखपुर से लखनऊ के बीच। इसके बाद से इसका शेड्यूल जारी होगा और जिसको हम लोग सभी लोगों के बीच में लेकर आएंगे। वंदे भारत ट्रेन जो मेरे पीछे खड़ी है, इसके फीचर्स की बात करें तो पहली स्वदेशी ट्रेन है ये, जिसको भारतीय इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया है और बहुत ही उन्नत तकनीकी से यह ट्रेन बनी हुई है। आगे का जो शेप है वो आप देख रहे होंगे, एरोडायनेमिक दिया गया है, क्योंकि यह ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए सक्षम है। तो ऐसे में इसका जो सामने का शेप है इस तरह से रखा गया है, जो एयर का प्रेशर आएगा वो डिसिपेट हो जाएगा आसानी से। दूसरी बात जो इसमें है कि जो लोको पायलट है उसके पास कंट्रोल यूनिट है, वो किसी से भी अगर किसी कोच में कोई मैसेज रिले करना चाहें कर सकते हैं। ऐसा मैंने बताया कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चलने के लिए सक्षम है।
रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी इसमें है, यानी कि अगर ब्रेकिंग होता है तो एनर्जी की सेविंग होती है। लगभग 30% एनर्जी ब्रेकिंग से यह ट्रेन बचाती है। तो ये कह लीजिए कि एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन इसको कहेंगे हम लोग। और जहाँ तक किराए की बात है तो शेड्यूल पहले निर्धारित होगा, शेड्यूल निर्धारित होने के बाद किराया भी निर्धारित होगा और उसको हम लोग आप लोगों के समक्ष लेकर आएंगे। इस घड़ी का इंतजार यूपी वासियों को काफी समय से था। अब योगी के यूपी में भी वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी फर्राटे वाली स्पीड से दौड़ेगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसे लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जून को गोरखपुर पहुंचेंगे और वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसे लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह तैयार है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जून को गोरखपुर पहुंचेंगे और वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके मद्देनजर गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलने जा रही इस ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया गया। खास बात ये है कि देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लखनऊ से अयोध्या होकर गोरखपुर तक की दूरी मात्र 4 घंटे 10 मिनट में तय करेगी। आज वंदे भारत का जो है ट्रायल किया गया है और बहुत ही सक्सेसफुल ट्रायल रहा है और सभी अधिकारियों ने अपना और सभी कर्मचारियों ने और हमारे सीनियर सुपरवाइजर्स ने पूरा गहन निरीक्षण किया गया है और इसके अंदर जो है पूरी तैयारी है आगे काम करने की। ट्रायल कैसा रहा? ट्रायल बहुत अच्छा रहा और बहुत ही सुचारू रूप से ट्रेन चली है। बहुत ही एकदम मैं तो कहूँगा कि बहुत ही एक हमारे अच्छे वातावरण के अंदर जो है और अच्छी यात्री सुविधाओं के साथ हम रेलवे तैयार है। सर आगे कितने समय में पहुंचाएगी गोरखपुर से लखनऊ? टाइमिंग का अभी आपको सूचना दिया जाएगा, टाइम टेबल का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसे लेकर यात्रियों में खासा उत्साह है, क्योंकि इस वजह से वो बहुत ही कम समय में गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय कर सकेंगे। इससे यात्रियों का काफी समय बच सकेगा। हम यही कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय से, ये बहुत अच्छा हुआ जो हम लोग के लिए ये सुविधा दी है यहाँ लखनऊ से गोरखपुर के लिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके आने से बहुत सी चीज़ अच्छी होती जा रही है। रेलवे भी सुधार में आता जा रहा है। बस यही है कि ऐसे चलता रहे और अगली बार आने को उनको फिर प्रयास किया जाएगा, जिससे कि सब लोग संतुष्ट रहें। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि वंदे भारत ट्रेन हमारे भारत में मोदी जी ने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वहीं देश में लोकसभा चुनाव को लेकर अब रंग चढ़ने लगा है। सियासी पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं और इसी कड़ी में शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। ये राजनीति में एक रणनीति का हिस्सा भी होता है, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है। ये समय समय पर जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ इस तरीके के बातें लाते हैं जिससे जनता को भ्रमित करने लगते हैं। तो हम लोगों को भी उस तरीके की रणनीति बनानी है। तो 2024 का चुनाव हमें लोगों को जीतना है। पूरा विपक्ष को भी इकट्ठा करना है और विपक्ष को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को हराना है। आप देख ही रहे, आप सब लोग देख ही रहे हो किस तरीके से जब चुनाव आता है तो कोई न कोई जनता को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने यूसीसी को लागू करने के लिए फिर से वकालत कर दी है। पाठक ने कहा कि देशवासियों को साथ लाने की कवायद है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आ गया है कि जब पूरे देश में यूसीसी को लागू करना चाहिए। पार्टी इस देश के अंदर प्रारंभ काल से ही समान नागरिक संहिता पर काम करती रही है और इस पर लगातार विचार होता रहा है। अब इस देश में समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता लागू हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत माता के झंडे को आसमान की ओर पहुंचाया है। आर्थिक मोर्चे पर आज हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं
और लोगों की प्रतिव्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों में जीवन स्तर में बदलाव लाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। हर गरीब को पक्का मकान से लेकर के सैकड़ों ऐसी सुविधाएं मिली हैं, उसको महसूस होता है उनका अपना कोई अभिभावक माननीय मोदी जी के रूप में है। अब ऐसे समय में सबको साथ लाने के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता बहुत अधिक है। और वहीं यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस यूपी की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही बृजलाल खाबरी ने कहा कि यूपी में लोग परेशान हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं आ रही है, सरकार के बिजली तक के वादे पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं, कानून व्यवस्था के दावे झूठे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई मामला हो तो वो बुलडोजर लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बिजली 24 घंटे देने का वायदा किया था, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटा देने की बात कही। ना शहर में वो अपनी बात को पूरा कर रहे, गांव की बात तो छोड़ें। गांव में बिजली के पोल तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें बिजली प्रवाहित होने वाले तार दिखाई नहीं दे रहे। कई जगह जाकर के देखा है। अभी मैं एयरपोर्ट के रास्ते से गुजर रहा था, लिखा था एक बहुत बड़ी फ्लैक्स में, एक बल्ब लटक रहा था। उन्होंने 1.45 करोड़ लोगों को बिजली का बल्ब लटका के दिया है। अब किसके घर में लटका है मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहाँ बोर्ड पे दिख रहा था और नीचे लिखा हुआ था अमित शाह का स्वागत। कितना झूठ बोलेगी ये सरकार उत्तर प्रदेश के बासिंदे लोगों के साथ, कितना झूठ बोलेगी। और वहीं सहारनपुर में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि सेवा सुशासन और मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यों के कारण बीजेपी यूपी में आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही कैराना लोकसभा के नुक्कड़ में जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया है और मोदी सरकार की 9 सालों की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। शासन के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के कामों को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम लोगों ने एक व्यापक जनता के में संपर्क का कार्यक्रम तय किया था और भारतीय जनता पार्टी अपने उन सारे कामों को लेकर लगातार अलग अलग अभियान, सार्वजनिक कार्यक्रम और व्यक्तिगत संपर्क को लेकर जनता के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि हम अपनी महान जनता को अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, अपनी सरकारों के काम से अवगत कराएंगे। हम लोगों ने बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम सभी लोकसभा में तय किए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कैराना लोकसभा की सभा बारिश के कारण स्थगित कर दी गई थी। हमने 79 लोकसभाओं में अपने सार्वजनिक कार्यक्रम पूरे किए हैं और आज नकुड़ में कैराना लोकसभा में जनसभा है और उन जनसभा के माध्यम से अपनी सरकार के काम, सरकार का कामकाज और पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा और हमारा जो संकल्प है हमारी पार्टी का, सारी सीटें लोकसभा की जीतने का, हम सब लोग मिलकर उसे पूरा करेंगे। और वहीं अयोध्या जाते समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बाराबंकी में भव्य स्वागत हुआ है। सफदरगंज चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि सफदरगंज कस्बे में सपा नेता ज्ञान सिंह यादव के घर पर करीब 20 मिनट तक वो रुके हैं। ज्ञान सिंह के बड़े भाई व सपा के वरिष्ठ नेता हुकुम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सफदरगंज पहुंचे थे अखिलेश यादव। और वे उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह मथुरा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए और परम संत परमानंद महाराज से मुलाकात की है। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि जितनी भी वक्फ बोर्ड की जमीन है उन पर कब्जे मुक्त होने की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं उन्होंने प्रदेश के मदरसे में बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी मदरसों के राष्ट्रीय गान वंदे मातरम के साथ साथ तिरंगा वहां पर फहराना चाहिए और यह देश में एक झंडा एक कानून सबके लिए है।
और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो भी जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया उनके खिलाफ भी देशद्रोह के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। गाजियाबाद में एक जैन समाज के बच्चे का धर्मांतरण ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा आया था, जिसपे मेरे द्वारा संज्ञान लिया गया था और उस पर हम लोगों ने डीजीपी को पत्र जारी करके आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसमें मुंबई से बद्दो नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। और ये इतना बड़ा षड्यंत्र है कि जानकारी में डीजीपी ने जो मुझे आख्या दी उसमें ये भी जानकारी आई है, गाजियाबाद पुलिस के द्वारा मुझे बताया गया कि चंडीगढ़ में एक सिख बच्चा था, उसके साथ भी धर्मांतरण करने की कोशिश की गई है। तो इस समय अवैध धर्मांतरण पूरे भारत में एक नासूर बन के उभरा है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग इस पर कठोर कार्रवाई, और मैंने तो शासन को इसकी अनुशंसा की है कि 124A सेडिशन का केस, देशद्रोह का केस भी इस प्रकार के अवैध धर्मांतरण करने पे दर्ज किया जाए। शीघ्र ही हम इसको परिणाम में परीक्षित होते देखेंगे। और वहीं फतेहपुर में कुछ दिन पहले धर्मांतरण का मामला यह सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन लगातार लोगों पर कार्रवाई करने का सिलसिला यह जारी है और पुलिस ने आज धर्मांतरण के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर यह बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहा। और वहीं मुजफ्फरनगर में हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश जारी होने के बाद से हिंदू जागरण मंच चौकी और थानों पर धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं और ध्वनि प्रदूषण के बारे में प्रशासन को अवगत करवाया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अजान की आवाज से ध्वनि प्रदूषण ये हो रहा है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को उनकी बात न मानने पर आंदोलन करने की अब चेतावनी दी है। ये मामला ये है कि हिंदू जागरण मंच काफी वर्ष जब से ये कानून हाई कोर्ट का पारित हुआ है तब से चौकी और थानों के धरने दे रहा है और उन्हें बार बार अवगत करा रहे हैं हम लोग कि ये जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जो अजान सबके कानों में, यहाँ तक कि प्रशासन के कानों में भी अजान की आवाज आती है, इसके बावजूद भी ये लोग इसे नकार रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, जिहादियों का कोई ना कोई प्रोपगंडा है या ये इनसे साझ खाए हुए हैं। हम इसी माध्यम से आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। दूसरा, अब हमारी कांवड़ यात्रा शुरू होगी। और वहीं आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि हादसा कार और ऑटो के बीच हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह के मुताबिक कार चालक के नशे में होने के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। आगरा में पंचायती राज समिति के सभापति विपिन कुमार के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में जिलाधिकारी, एसडीओ और विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए विपिन कुमार ने कहा कि ग्रामीण अंचल में होने वाली परेशानियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा। एक्सप्रेस में तेज रफ्तार कार पलटी है। कार में सवार 4 लोगों के घायल होने की खबर। अस्पताल में किया गया भर्ती, जांच पड़ताल शुरू। शाहजहांपुर में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। चोरी की योजना बनाते हुए 3 युवकों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और नकब लगाने के यंत्र भी बरामद। पुलिस ने 3 व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। सुल्तानपुर के मरऊ कृष्णादासपुर गांव में ताबड़तोड़ गोलियां चलने से फैली सनसनी। खेत में सिंचाई कर रहे 2 किसानों की बदमाशों ने गोलियों से भूना। किसानों को इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। सहारनपुर में भारी बारिश से सड़कों पर जगह जगह जलभराव की स्थिति, जिससे नगर निगम के दावों की पोल खुलती भी नजर आई। आईएएस ने दावा किया था कि इस बार शहर में कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं होगी। आगरा में 80 साल के बुजुर्ग महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला। बुजुर्ग महिला के साथ 25 साल के युवक ने दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने नहीं लिया संज्ञान। पीड़ित का नहीं करवाया गया मेडिकल चेकअप। शारीरिक रूप से दिव्यांग है बुजुर्ग महिला। श्रावस्ती पुलिस और हत्या, लूट और अपराधियों के बीच मुठभेड़ का मामला। हत्या लूट मामले में फरार आरोपी से हुई मुठभेड़। 12 साल से फरार आरोपी पर 50,000 का था इनाम। आरोपी के पास से तमंचा, 12 बोर और 2 फायर शुदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। आगरा के ग्वालियर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। नियंत्रित होकर लोडिंग मैक्स
पिकअप हाईवे किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत। शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। आगरा में ओवरलोडेड वाहनों का रेला। क्षेत्र की सड़क जर्जर। सड़कों पर गहरे गड्ढे होने की वजह से होते हैं हादसे। तो वहीं ओवरलोड ट्रक वाहनों पर नहीं हो रही है कोई भी कार्रवाई, जिसको लेकर लोगों में भी गुस्सा पनप रहा है। एटा में दबंगों ने युवक को जमकर लाठी डंडों से पीटा। युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपसी कहासुनी के दौरान हुई थी यह मारपीट। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। अमेठी में बारिश होने से लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। आए दिन गड्ढे में गिरकर लोग होते हैं चोटिल। वहीं 2 बार सड़क किनारे हुए भीषण हादसे में गिरने से घायल सवार युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी प्रशासन सुध देने को तैयार नहीं। सहारनपुर में कोल्ड ड्रिंक्स ना पिलाने पर दुकानदार पर फायरिंग का मामला। भीड़ इकट्ठा होने पर मौके से फरार हुए दोनों आरोपी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आगरा में नगर निगम के लिए कार्यरत कंपनी एचएमसी के ऊपर कर्मचारी ने 6 महीने का वेतन न देने का आरोप लगा दिया। वेतन न देने पर कर्मचारियों ने आयुक्त की बैठक में कैबिन में घुसकर जमकर हंगामा किया। कई बार नगर आयुक्त को भी शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। संत कबीर नगर में सर्विलांस टीम ने 25 लाख के मोबाइल को ढूंढ निकाला है। मोबाइल अलग अलग स्थानों से ये गुम हुए थे। कुल 120 मोबाइल धारकों को एसपी सत्यजीत गुप्ता ने एंड्रॉइड मोबाइल ये सौंपा है। जिनके मोबाइल थे वो अपने अपने मोबाइल लेकर काफी खुश भी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।